बेताल पच्चीसी की कहानियों की यही तो खासियत है, हर कहानी के आखिर में एक गहरी सीख मिलती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक ऐसे राजा की जो कर्तव्य और इच्छा के बीच उलझा हुआ है और जिसका अंत एक बहुत ही दुखद पहेली के साथ होता है। तो आइए इस कहानी में उतरते हैं जो 6 हिस्सों में हमारे सामने आएगी। ये हमें एक ऐशो आराम वाले दरबार से लेकर समुद्र के नीचे की एक जादुई दुनिया तक का सफर कराएगी। कहानी की शुरुआत होती है पुण्यपुर शहर से, जहां हमारी मुलाकात एक राजा और उसके बेहद वफादार मंत्री से होती है। राजा बल्लभ की सोच को बस इसी एक लाइन में समझा जा सकता है। उनका मानना था कि एक राजा का जीवन तो बस सुख भोगने के लिए होता है, और इसी सोच के साथ उन्होंने राजपाट की सारी जिम्मेदारियां अपने मंत्री को सौंप दी। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे बड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ राजा बल्लभ है जो पूरी तरह से भोग विलास में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है उनका मंत्री सत्यप्रकाश, जो अकेले ही पूरे राज्य का बोझ उठाते उठाते दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। चलिए अब कहानी का रुख मंत्री की तरफ करते हैं, क्योंकि यहीं से एक कह सकते हैं जादुई मोड़ आने वाला है। पत्नी की सलाह पर मंत्री एक तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल ही अविश्वसनीय था। अब जरा सोचिए, मंत्री ने क्या देखा होगा? समुद्र के बीच से निकलता सोने का एक पेड़, जिसके पत्ते पन्ने के थे, फूल पुखराज के और फल मूंगे के, और उस पर एक रहस्यमयी स्त्री बैठकर मीठा गीत गा रही थी। मतलब ये एक ऐसा नजारा था जिसने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। जब मंत्री वापस आके राजा को ये सब बताते हैं तो राजा की जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि बस यहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उस औरत को देखते ही राजा तो जैसे सब कुछ भूल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा समुद्र में छलांग लगा दी और उस स्त्री से कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आया है। वो स्त्री शादी के लिए मान तो जाती है, पर कुछ शर्तों के साथ, और शर्तें भी बड़ी अजीब और रहस्यमयी थीं। लेकिन राजा, जो उस पर पूरी तरह से मोहित था, उसने बिना सोचे समझे सब मान लिया। और यहीं से शुरू होती है राजा की हिम्मत और उसके वादे की असली परीक्षा। जैसे ही वो अंधेरी रातें शुरू हुईं, राजा ने शर्त के मुताबिक दूर रहने के बजाय ये पता लगाने का फैसला किया कि आखिर इस अजीब सौदे के पीछे का राज क्या है। और फिर उसने जो देखा, एक राक्षस उसकी पत्नी को गले लगा रहा था। ये देखते ही राजा का खून खौल उठा और उसने फौरन उस राक्षस को लड़ाई के लिए ललकारा। और बस उसी एक पल में वो ऐशो आराम में डूबा राजा एक बहादुर योद्धा बन गया। उसने अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस तो मर गया, और उसके मरते ही इन सारी अजीब घटनाओं के पीछे का जो सच था वो भी सामने आ गया। वो औरत जिसका नाम सुंदरी था, वो राजा की बहादुरी की बहुत तारीफ करती है और बताती है कि राजा ने जो किया उसका मतलब कितना बड़ा था। असल में राजा ने अपनी बहादुरी से अनजाने में ही एक बहुत पुराने श्राप को तोड़ दिया था। ये श्राप सुंदरी को उसके अपने पिता से ही मिला था। अब जब श्राप टूट चुका था तो सुंदरी राजा के साथ उसके राज्य जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो दोनों राजधानी लौटे तो पूरे शहर में जश्न का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया हो, पर ऐसा था नहीं। इस जीत के जश्न के ठीक बाद एक बहुत ही दुखद घटना घटी जो हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल तक ले जाती है। जश्न के माहौल के बीच एक बुरी खबर आई। वफादार मंत्री सत्यप्रकाश अब नहीं रहे, और उनकी मौत किसी बीमारी या बुढ़ापे से नहीं हुई थी, बल्कि एक गहरी निराशा और टूटे हुए दिल की वजह से हुई थी। और बस यहीं पर बेताल राजा विक्रम से वो सवाल पूछता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हे राजा, आखिर वो मंत्री क्यों मर गया? राजा विक्रम का जवाब ही इस कहानी की असली सीख है। मंत्री इसलिए मरा क्योंकि उसने समझ लिया था कि राजा का ये पराक्रम भी सिर्फ एक निजी इच्छा को पूरा करने के लिए था। राजा असल में बदला नहीं था, और राज्य का भविष्य अभी भी एक गैर जिम्मेदार शासक के हाथों में ही था। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब बड़े पदों पर बैठे लोग अपनी निजी इच्छाओं को देश या कर्तव्य से ऊपर रखते हैं, तो उसकी असली और सबसे भारी कीमत आखिर कौन चुकाता है?